हाँ तो नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज हम हैं जो कि क्लास 10th का है जो कि हिंदी गुदली बुक का हिंदी है जो कि उसका पहला चैप्टर को अध्ययन करने वाले हैं, जिसके लेखक भीमराव अम्बेडकर है और यह एक निबंध है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो आज हम हैं जो कि इसके बारे में पूरे डिटेल से जानने वाले हैं और इसको है जो कि हम आज पूरा पढ़ने वाले हैं। पूरा चैप्टर है जो कि आज हमारा फर्स्ट वन शॉट होने वाला है। आज सभी चैप्टर है जो कि हमारा एक ही क्लास में समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा है जो कि आपको किसी भी वीडियो की देखने की ज़रूरत नहीं है। आप है जो कि वन शॉट में पूरा चैप्टर को देख सकते हैं एवं सभी क्वेश्चन आंसर है जो कि आपको वन शॉट में ही दे दिया जाएगा, यानी कि एक ही वीडियो में। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें है जो कि हम पहले लेखक परिचय पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारा पहला पेज में दिया गया है। यहाँ से है जो कि हमारा श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध है जो कि स्टार्ट होने वाला है और इसमें है जो कि सभी लेखक परिचय है। तो इसमें है जो कि हम पहले लेखक परिचय को शॉर्ट में जानेंगे, जिससे है जो कि बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसको है जो कि हम पहले शॉर्ट में जानेंगे कि किस तरह से है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने सभी जो इसमें लेखक परिचय में है जो कि मेन पॉइंट था, हमने सभी को यहाँ पर लिख लिया है जो कि ऑब्जेक्टिव में आ सकते थे। तो इन सभी को हमने है जो कि यहाँ पर लिख लिया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया है बाबा साहब का जन्म। तो बाबा साहब का जन्म कब हुआ? तो बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ। फिर दूसरा क्वेश्चन दिया गया है बाबा साहब का जन्म कहाँ हुआ? तो बाबा साहब का जन्म महू मध्य प्रदेश के दलित परिवार में हुआ था। बाबा साहब को मानव मुक्ति का पुरोधा कहा जाता है। आगे देखते हैं, यहाँ फिर दिया गया है बाबा साहब के यहाँ है जो कि बाबा साहब की शिक्षा के बारे में बताया गया है। तो इसमें दिया गया है कि बाबा साहब बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर प्राथमिक शिक्षा के बाद उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क अमेरिका, फिर वहाँ से लंदन गए। तो यह है जो कि हो गई उनकी शिक्षा की बात। और यहाँ पर देख सकते हैं फिर बाबा साहब के बारे में एक और पॉइंट दिया गया है। तो इसमें क्या दिया गया है? बाबा साहब इतिहास मीमांसक, विधिवक्ता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन के व्याख्याता बनकर उभरे। तो यह है जो कि किस तरह से इसको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। तो ऑब्जेक्टिव है जो कि इस तरह से आ सकता है कि बाबा साहब क्या बनकर उभरे, और ऑप्शन में है जो कि इन सभी में से कोई भी हो सकता है। उसके बाद है जो कि हम देखते हैं यहाँ पर दिया गया है जो कि अगला पॉइंट को आप देख सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है बाबा साहब ने अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अथाह संघर्ष किया। तो इसको भी है जो कि ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि बाबा साहब ने किसे मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अथाह संघर्ष किया है। ऑप्शन ए में छूतो, ऑप्शन बी में स्त्री, ऑप्शन सी में मजदूर और ऑप्शन डी में इन सभी में से रहेगा। तो जो कि डी है जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से जो कि यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। और आगे देखते हैं, अगला पॉइंट दिया गया है बाबा साहब के मुख्यतः 3 प्रेरक व्यक्ति थे। तो इसका भी है जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है कि बाबा साहब के मुख्यतः प्रेरक व्यक्ति कितने थे और कौन कौन? तो यहाँ पर देख सकते हैं 3 थे, और बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले, यही तीनों हैं जो कि बाबा साहब के प्रेरक व्यक्ति रहे हैं। तो आगे देखते हैं, यहाँ पर दिया गया है अगला पॉइंट बाबा साहब का निधन कब हुआ? तो बाबा साहब का निधन दिसंबर 1956 ईस्वी को दिल्ली में हुआ। ये सभी क्वेश्चन है जो कि ऑब्जेक्टिव में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, इसीलिए हम है जो कि इसको यहाँ से छाट कर अलग लिख दिए हैं। इसको है जो कि आप नोट भी कर सकते हैं, यह ऑब्जेक्टिव में आपको बहुत काम देगा। यहाँ पर देख सकते हैं आगे दिया गया है यह पाठ एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से संपादित किया गया है, जिसका हिंदी रूपांतरण ललई सिंह यादव द्वारा किया गया है। तो यह है जो कि पाठ श्रम विभाजन और जाति प्रथा किसके द्वारा किस से संपादित हुआ है? तो यह है जो कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से संपादित किया गया है और इसका हिंदी रूपांतरण ललई सिंह यादव द्वारा किया गया है। तो यह सभी क्वेश्चन है जो कि आपको आ सकता है ऑब्जेक्टिव में। तो इन सभी को है जो कि आप
लिख लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव में बहुत काम देगा यह है, जो कि अधिकांश चांसेस रहते हैं इन सभी से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में लड़ने के लिए। तो यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो अब हम जो कि बाबा साहब के परिचय के बारे में पूरा डिटेल में है जो कि इस बुक में दिया गया है, उसको भी देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर है जो कि दिया गया है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ, जो कि हमने उसमें भी लिखा था। और महू मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में हुआ था। यह भी है जो कि ऑब्जेक्टिव पॉइंट है, जो हमने कॉपी में लिख दिया है। यदि आप लिखे होंगे तो फिर यहाँ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आगे देखते हैं। मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहब अपने समय के सबसे सुपठित जनों में से एक थे। प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क अमेरिका, फिर वहाँ से लंदन गए। तो बाबा साहब है जो कि प्राथमिक शिक्षा के बाद न्यूयॉर्क गए, अमेरिका गए, और फिर वहाँ से कहाँ गए, तो वहाँ से लंदन गए। आगे देखते हैं। आगे उन्होंने संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक और पूरा वैदिक वाङ्मय अनुवाद के जरिए पढ़ा और ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्रों में अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की। सब मिलाकर वे इतिहास मीमांसक, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन के व्याख्याता बनकर उभरे। यह भी है जो कि हमने ऑब्जेक्टिव पॉइंट में लिख दिया था। तो ये सभी को है जो कि आप याद कर लीजिएगा। यह जो कि बोर्ड एग्जाम में आपको बहुत काम में आने वाला है। यहाँ पर फिर आगे देखते हैं। स्वदेश में कुछ समय उन्होंने वकालत भी की। समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए उन्होंने किसके लिए काम किया, तो अछूतों स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया। उनके चिंतन व रचनात्मक के मुख्य 3 प्रेरक व्यक्ति रहे हैं। तो कौन कौन? बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। फिर आगे देखते हैं। भारत के संविधान निर्माण में उनकी महती भूमिका और एकनिष्ठ समर्पण के कारण ही आज उन्हें भारतीय संविधान के निर्माता कहकर श्रद्धांजलि दी जाती है। यहाँ पर दिया गया है। दिसंबर 1956 में दिल्ली में बाबा साहब का निधन हो गया। निधन यानी कि मृत्यु हो गया। तो बाबा साहब का मृत्यु कब हुआ, तो दिसंबर 1956 में, और कहाँ, तो दिल्ली में हुआ। आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर दिया गया है, बाबा साहब ने अनेक पुस्तकें लिखी। उनकी प्रमुख रचनाएं एवं भाषण है यहाँ पर है जो कि उनकी प्रमुख रचना और जो भी भाषण है यहाँ पर दिया गया है। द कस्ट्स इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द अनटचेबल्स, फिर है हु आर दे, फिर हु आर शूद्राज, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, फिर बुद्धा एंड हिज धम्मा, थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेटस, फिर द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू विमेन, फिर यहाँ पर है लास्ट में एनिहिलेशन ऑफ कास्ट आदि। हिंदी में उनका संपूर्ण वाङ्मय भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहब अम्बेडकर का वाङ्मय नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। तो बाबा साहब का संपूर्ण वाङ्मय कितने खंडों में प्रकाशित हुआ है, 21 खंडों में। यह है जो कि पॉइंट इसमें छूट गया था, इसको आप लिख लीजिएगा। और उनकी सभी रचनाओं जो कि ऑब्जेक्टिव में आते हैं, तो रचनाओं को भी याद कर लीजिएगा कि कौन कौन से उनकी रचना है। जैसे द कस्ट्स इन इंडिया, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, बुद्धा एंड हिज धम्मा, ये सभी याद कर लीजिएगा। फिर है जो कि आगे देखते हैं। आगे दिया गया है, यह प्रस्तुत पाठ बाबा साहब के विख्यात भाषण एलिमिनेशन ऑफ कास्ट के ललई सिंह यादव द्वारा किए गए हिंदी रूपांतरण जाति भेद का उच्छेद से किंचित संपादन के साथ लिया गया है। यानी कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के हिंदी रूपांतरण किसने किया, तो यह है जो कि ललई सिंह यादव द्वारा किया गया। अब आगे देखते हैं। फिर आगे दिया गया है, यह भाषण जाति पाति तोड़क मंडल लाहौर के वार्षिक सम्मेलन 1936 के अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया था। यानी कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट
लाहौर के वार्षिक सम्मेलन के लिए तैयार किया गया था। कब? तो 1936 में, परंतु इसकी क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजकों की पूर्णतः सहमति न बन सकने के कारण सम्मेलन स्थगित हो गया। यानी कि जो सम्मेलन करने का जो प्लान था वह फेल हो गया और यह पढ़ा ना जा सका, मतलब इसे पढ़ा नहीं जा सका, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को उस दिन जा सका। बाद में बाबा साहेब ने इसे स्वतंत्र पुस्तिका का रूप दिया। प्रस्तुत आलेखों में वे भारतीय समाज में श्रम विभाजन के नाम पर मध्ययुगीन अवशिष्ट संस्कारों के रूप में बरकरार जाति प्रथा व मानवीयता, नैसर्गिक न्याय एवं सामाजिक सद्भाव की दृष्टि से विचार करते हैं। जाति प्रथा के विषमतापूर्वक सामाजिक आधारों, रूढ़ पूर्वग्रहों और लोकतंत्रों के लिए उसकी अस्वास्थ्यकर प्रकृति पर भी यह एक संभ्रांत विविधता का दृष्टिकोण उभर सका। भारतीय लोकतंत्र के भावी नागरिकों के लिए यह आलेख अत्यंत शिक्षाप्रद है। तो यह जो कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट उस दिन नहीं पढ़ा गया, इसलिए इसको है जो कि बाबा साहब ने स्वतंत्र पुस्तिका का रूप दिया और जिसे हम आज पढ़ रहे हैं। और आगे दिया गया है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इसको भी पढ़ेंगे। तो आज हमने है जो कि इसमें बाबा साहब के जीवनी से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ बताया है उन सभी को ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि इन सभी को ऑब्जेक्टिव में पूछने की संभावना अधिक होती है। तो आगे देखते हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा को पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसमें दिया गया है, यह विडंबना की बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। इसके पोषक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं। समर्थन का एक आधार यह कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को भी आवश्यक मानता है, और चूँकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। यानी आधुनिक सभ्य समाज के लोगों का कहना था कि कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक है, और श्रम विभाजन है जो कि जाति प्रथा का ही दूसरा रूप है, इसीलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। इसके बाद आगे देखते हैं, इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यही आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है। तो हम इसमें है जो कि बाबा साहेब ने आपत्ति जताते हुए कहा कि इसमें तो आपत्तिजनक बात यही है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिकों का विभाजन भी लिया हुआ है। जैसे कि इसमें श्रम विभाजन में होता है क्या कि जैसे कि काम को बांट दिया जाता है, जैसे कि पूजा पंडित ही कराएगा और जूते चप्पल है जो कि चमार मतलब हरिजन लोग ही है जो कि सिलेंगे इन सभी को। तो इस तरह से है जो कि कार्य को बांटा गया था श्रम विभाजन में, और कार्य बांटे जाने के कारण है जो कि जाति प्रथा भी उसी का दूसरा रूप इसलिए कहा गया क्योंकि है जो कि इस हरिजन लोग हैं जो कि जूते सिलने के काम करते थे, और चूँकि पंडित लोग हैं जो कि पूजा पाठ का काम करते थे, इसलिए कहीं ना कहीं है जो कि पंडित लोग को बड़ा ओहदे पर रखा गया, यानी कि समाज में है जो कि उन्हें ऊंचे स्थान पर रखा गया, और इन जूते हरिजन लोग को कहीं ना कहीं नीचे ओहदे पर रखा गया। इसीलिए बाबा साहब ने यहाँ पर है जो कि यही आपत्तिजनक बात कही है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिकों का भी विभाजन का रूप लिया हुआ है। विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती। भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है कि यह श्रमिकों की अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है, जो कि विश्व के किसी भी समाज में
नहीं पाया जाता है। जैसा कि हमने ऊपर बताया पंडित और हरिजन के बारे में, जैसे कि कहीं ना कहीं है जो कि समाज में कुछ कास्ट के लोग ऐसे थे जिन्हें समाजहीन भावनाओं से देखते थे, इसीलिए है जो कि जाति प्रथा कहीं ना कहीं गलत था। यही है जो कि बाबा साहब इसमें दर्शाना चाह रहे हैं। अब आगे देखते हैं, जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है। जाति प्रथा को ही यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। यानी कि जैसे कि जाति प्रथा को श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। यानी कि अब हरिजन लोग हैं तो जैसे कि वो जूते ही सिलेंगे और कुछ बन नहीं सकते। जैसे कि अभी कोई भी है जो कि नेता अफसर कुछ भी बन सकता है, लेकिन उस समय है जो कि मान लिया जाए कि कोई एक कास्ट वाले उनके पूर्वज जो भी कार्य कर रहे हैं वो भी वही कार्य करेंगे और कोई दूसरा कार्य नहीं कर सकते हैं। इसलिए कहा गया है कि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है, इसीलिए यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है। आगे देखते हैं, कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिकों का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे कि वह अपने पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सकें। तो इसमें श्रम विभाजन में होता था क्या कि इसमें कार्य को मतलब अपना काम कोई चुनता नहीं था, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है वही सबको करना पड़ता था। लेकिन इसमें इनका कहना यही है कि किसी भी व्यक्तियों की क्षमता की सीमा इस तरह विकसित करना चाहिए कि वह अपना पेशा का चुनाव खुद कर सके और अपना क्षमता और कुशलता जो है कि प्रकट कर सके। आगे देखते हैं, यहाँ दिया गया है, इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत यह है कि इससे मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे ही दृष्टिकोण जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही अर्थात गर्भधारण के समय से ही मनुष्य की पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। यानी कि जैसे कि हमने बताया ऊपर कि जैसे कि गर्भधारण के समय से ही पेशा निर्धारित करने का तात्पर्य यह है, जो कि श्रम विभाजन था। इसीलिए है जो कि जो उनके पिता किए, जो उनके दादा किए वो उनके पिता करेंगे, और जो पिता किए वो बेटा करेगा, और इसी तरह से जो कि जो बेटा कर रहा है वो आगे आने वाला पीढ़ी करेगा। यही है जो कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा का रोल था इसमें। जैसे कि तो इसीलिए है जो कि गर्भधारण से ही लोग समझ जाते थे कि इसका कार्य आगे क्या होने वाला है। जैसे कि कोई पंडित महिला गर्भधारण की हुई है तो वो मतलब पेशा उसका पहले से ही निर्धारित है कि वह पूजा ही करवाएगा। ठीक इसी तरह से है जो कि हर एक कास्ट में था उस समय, और जाति प्रथा श्रम विभाजन को इसीलिए है जो कि बाबा साहब इसमें आपत्ति जता रहे थे। अब आगे देखते हैं, आगे दिया गया है, जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती बल्कि मनुष्य के जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है। यह भी सही कहा गया है, क्योंकि जैसे कि अब कोई पंडित है तो वो जीवन भर पूजा ही कराता रहेगा, यानी कि कोई दूसरा पेशा नहीं बदल सकेगा। मतलब कहीं ना कहीं कहने का मतलब यही है कि एक मनुष्य को जो कि जीवन भर के लिए एक ही पेशा में बांध दिया जाता है श्रम विभाजन के जरिए। और आगे देखते हैं, यहाँ दिया गया है, भले ही पेशा अनुपयुक्त या पर्याप्त होने के कारण वह भूख से मर जाए, आधुनिक युग में यह स्थिति आती है क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीक में निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलना पड़ सकता है। और यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता ना हो तो इसके लिए भूखे मरने के अलावा कोई चारा ही नहीं रह जाता है। तो इसका कहने का मतलब यह है कि मान लिया जाए कि किसी गांव में 500 लोग व्यक्ति रहते हैं, उसमें से मान लिया जाए कि 100 पंडित लोग हैं, तो अब यह तो ज़रूरी नहीं है कि 100 को है जो कि उसका कार्य मिल जाए, यानी कि प्रतिदिन पूजा हो ऐसा संभव तो नहीं है, और सभी को कार्य मिले ऐसा भी संभव नहीं है, यानी कि वह पेशा भी नहीं बदल सकते हैं। तो इसका तात्पर्य तो यही हुआ
कि लोग पेशा नहीं बदल पाने के कारण भूखे मरने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं रह जाएगा। तो आगे देखते हैं अब, हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसे पेशे चुनने की अनुमति नहीं देती है जो उसका पैतृक पेशा ना हो, भले ही वह उसमें पारंगत हो या ना हो। इस प्रकार के पेशा परिवर्तन की अनुमति ना देकर जाति प्रथा में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण है। यानी कि किसी भी पेशे, जैसे कि किसी भी व्यक्ति का जाति के अनुसार उसका पेशा निर्धारित कर दिया जाता था, भले ही वह उसके लिए सक्षम हो, तैयार हो या ना हो। इसलिए है जो कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। फिर आगे दिया हुआ है, इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं करता, मनुष्यों की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं है। मतलब कि इस श्रम विभाजन यानी जाति प्रथा में है जो कि व्यक्ति का भावना एवं रुचि को नहीं देखा जाता है, यानी कि जो पेशा पीढ़ी दर चला आ रहा है वही करना है, भले ही उसमें उस व्यक्ति को मन लगे या ना लगे। तो जाति प्रथा का कहीं ना कहीं यही मतलब था। और आगे दिया हुआ, इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं है जितनी कि लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल व्यवस्था प्रयोग करते हैं। यानी कि कोई भी भला व्यक्ति जिसमें उसको रुचि ही ना हो तो वह कितना दिन तक कार्य करेगा। वह रुचि कोई भी व्यक्ति को जिस कार्य में रुचि होता है तो वह थोड़ा एक्स्ट्रा भी कर लेता है। इसी अनुसार है जो कि कहा गया है कि गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसको बताया गया है, तो रुचि पर बिना रुचि आधारित कार्य को यानी कि जाति प्रथा को बताया गया है। ऐसी स्थिति स्वभावतः मनुष्यों को दुर्भावना से ग्रसित रहकर टालू काम करने और कम काम करने के लिए प्रेरित करता है। यानी कि यदि ऐसा ही चलता रहा तो मनुष्य को यदि मन ही नहीं लगेगा कोई काम में तो किसी न किसी टालू काम की तरह ही करेगा, और रुचि का जिस काम में उसको रुचि है उसकी तुलना में कहीं ना कहीं यह हुआ है जो कि कम ही काम कर पाएगा, यानी कि उतना काम तो नहीं ही कर पाएगा क्योंकि उसमें उसका मन ही नहीं लग रहा है तो वह काम कहाँ से करेगा। समझने वाली बात इसमें यही थी। अब आगे दिया हुआ है, ऐसी स्थिति में जहाँ काम करने वालों का ना दिल लगता हो और ना दिमाग, कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है। मतलब उसमें जैसे किसी भी बच्चे को पढ़ने में मन ही नहीं लग रहा तो वह कोई पढ़ ही नहीं रहा है तो वह कैसे भला अच्छा नंबर ला सकता है। जैसे कि किसी को पढ़ने में मन ही नहीं लग रहा तो वह एक टालू की तरह ही ना पढ़ेगा। जैसे कि उसको अब पढ़ना है तो पढ़ेगा। आगे दिया यहाँ तक समझ गए होंगे। अब आगे देखते हैं। तो आगे दी गई है, अतः यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है, क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़ कर निष्क्रिय बना देती है। तो इसमें है जो कि जाति प्रथा में होता मतलब यही था कि जैसे कि अब जैसे कि हमने बताया पहले भी कि सभी का जाति के अनुसार है जो कि पेशा निर्धारित होता था। अब भले ही उसमें उसका मन लगे या ना लगे, जैसे कि अब किसी व्यक्ति को डॉक्टर बनना है, अब उसे इंजीनियर वाला पढ़ाई पढ़ाया जाए तो बताइए उसमें कितना दिन उसको मन लगेगा। ठीक इसी तरह से इसमें जाति प्रथा में भी होता था, यानी कि काम को कहीं ना कहीं जिसको मन नहीं लगे तो वह टालू के ही तरह करता था। अब आगे देखते हैं। अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूँ। मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहेंगे कि यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूँ तो फिर मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है।
यहाँ पर कहने का मतलब यही है कि बाबा साहब कह रहे हैं कि मैं जातियों के विरुद्ध हूँ, तो फिर मेरे समाज में आदर्श दृष्टि क्या है। मतलब मैं जाति प्रथा को खराब बता रहा हूँ, तो ऐसा कौन सा समाज है, जाति प्रथा वाला समाज यदि खराब है तो ऐसा कोई तो समाज होगा जो अच्छा होगा, जिसके बारे में वो बताना चाह रहे हैं। तो इसमें यहाँ पर वो क्या बता रहे हैं देखिएगा। मेरा उत्तर होगा कि मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता यानी आज़ादी, समता यानी समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा यानी कि भाईचारे पर आधारित होगा। क्या यह ठीक नहीं है? भ्रातृत्व अर्थात भाईचारे में किसी को भला क्या आपत्ति हो सकती है। किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए कि जिससे कि कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित हो सके। ऐसे समाज के बहुविधि हितों में सबका भाग होना चाहिए तथा सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। सामाजिक जीवन में अबाध संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। तात्पर्य यह है कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का यही वास्तविक रूप है। यानी भाईचारे का वास्तविक रूप बाबा साहब ने कैसा बताया, तो दूध पानी के मिश्रण की तरह। यह है जो कि ऑब्जेक्टिव में हर बार पूछा जाता है, इसको जो कि ज़रूर याद कर लीजिएगा। अब आगे देखते हैं। और इसी का दूसरा नाम है लोकतंत्र, यानी कि भाईचारे का नाम ही कहीं ना कहीं लोकतंत्र बताया गया है इसमें, क्योंकि लोकतंत्र में केवल शासन की एक पद्धति ही नहीं, लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। इसमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान हो। तो आज यह जो कि हमारा श्रम विभाजन और जाति प्रथा समाप्त हुआ। अब इसका है जो कि क्वेश्चन को हम देखते हैं। अब हम जो कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा चैप्टर जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न है, इन सभी को हम देखेंगे आज। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया है, लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है। तो यहाँ पर हमारा आंसर दिया गया है, लेखक के लिए विडंबना की बात यह है कि इस आधुनिक युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो यहाँ पर है जो कि अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, यह दूसरा नंबर क्वेश्चन है। दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। तो यहाँ जो कि इसका आंसर हमारा दिया गया है, जातिवाद के पोषक इस आधुनिक समाज में कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानते हैं और कहते हैं कि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। यह जो कि हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है, यह भी है जो कि हमारा कंप्लीट हुआ। तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर जो कि हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखकों की प्रमुख आपत्तियाँ क्या है। आंसर दिया गया है, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की पहली आपत्ति यह है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ लोगों भी विभाजन करती है। श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी भी सभ्य समाज में कार्य के साथ साथ लोगों का विभाजन यह सही विभाजन नहीं है। यह जो कि हमारा तीसरा नंबर आंसर, तीसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर है जो कि कंप्लीट हो गया। और इन सभी का जो कि PDF आपको कहाँ मिलेगा, तो इन सभी का PDF आपको जो कि कहाँ मिलेगा, तो इन सभी का PDF हम आपको व्हाट्सएप चैनल पर है जो कि मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल पर है जो कि व्हाट्सएप चैनल पर इन सभी का नोटिफिकेशन आपको क्लास का मिलेगा, और टेलीग्राम चैनल पर है जो कि आपको मिल जाएगा क्या, तो टेलीग्राम चैनल पर इन सभी का PDF आपको वहीं पर मिलेगा। आप ये अभी नहीं लिख सकते हैं तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर है जो कि आपको सभी चीज़ों का PDF दिया जाएगा, वहाँ पर है जो कि आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिएगा। यह चैनल का डिस्क्रिप्शन में है जो कि इसका लिंक दिया गया है। तब हम है जो कि आगे क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर है जो कि हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन दिया गया है, जाति प्रथा भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती। तो यहाँ हमारा आंसर दिया गया है, भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है कि यह श्रमिकों का स्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि श्रमिकों को एक दूसरे से ऊंच नीच को दर्शाता है, जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता
है। तो यह है जो कि हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम जो कि अगले क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ जो कि हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन आ गया। 5वां नंबर को देखते हैं क्या कह रहा है। तो 5वां नंबर क्वेश्चन में हमारा दिया गया है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी के एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। तो आंसर दिया गया है, भारत में जाति प्रथा लोगों को कोई भी ऐसा कार्य चुनने की अनुमति नहीं देती है। कोई भी ऐसा कार्य चुनने की अनुमति नहीं देती है जो उनके पूर्वजों ने नहीं किया हो। लोग अपने ही पूर्वजों का कार्य चुनते हैं, जिसके कारण जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। यह जो कि हमारा 5वां नंबर का आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा इसमें दिया गया है। यहाँ है जो कि हमारा इसमें 3 क्वेश्चन है, 6ठा, 7वां और 8वां। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा दिया गया है इसमें 6ठा नंबर को का आंसर देखेंगे इसमें। तो यहाँ पर 6ठे नंबर में हमारा क्या दिया गया है, लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसको मानता है। तो लेखक गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या जाति प्रथा को मानता है, क्योंकि जाति प्रथा लोगों का उनके स्वभाव के अनुसार कार्य चुनने की अनुमति नहीं देती है। यहाँ जो कि हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर 7वां नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया है, लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया। तो यहाँ आंसर इसका दिया हुआ है, इस पाठ में लेखक ने कई पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा बताया, जिसमें से आर्थिक और रचनात्मक पहलू प्रमुख है। अब 8वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 8वां नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया है, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना। तो इसका आंसर हो जाएगा, लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने लोगों के बीच दूध और पानी के मिश्रण जैसे भाईचारे को आवश्यक माना। तो आज का है जो कि हमारा क्लासेस कंप्लीट हुआ, जो कि हिंदी का 1 शॉट था। तो यदि आप इन सभी का PDF चाहते हैं तो आपको है जो कि व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लेना है नोटिफिकेशन के लिए, और PDF के लिए टेलीग्राम को फॉलो कर लेना है। और यदि हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो आज का क्लास हमारा कंप्लीट हुआ। अब जल्द ही आपके सामने है जो कि इसका नेक्स्ट पार्ट यानी नेक्स्ट चैप्टर आने वाला है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।